वेलेस्ली 1098 से 1805। पृष्ठभूमि। रिचर्ड कोली वेलेस्ले की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक युग का प्रतीक है। वह एक महान साम्राज्यवादी था और खुद को बंगाल टाइगर कहता था। वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में बनाने के लिए नीति शुरू करने के संकल्प के साथ भारत आए थे। अपनी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने जो प्रणाली अपनाई थी, उसे सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। उनके आगमन के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति। उत्तर पश्चिमी भारत में ज़मान शाह की आक्रामकता ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। उत्तर और मध्य भारत में मराठा एक दुर्जय राजनीतिक शक्ति थे। हैदराबाद के निजाम ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने। उत्तर पश्चिमी भारत में ज़मान शाह की आक्रामकता ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। उत्तर और मध्य भारत में मराठा एक दुर्जय राजनीतिक शक्ति थे। हैदराबाद के निजाम ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी लोगों को नियुक्त किया। कर्नाटक क्षेत्र में राजनीतिक अशांति जारी रही और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के दुश्मन बन गए थे। इसके अलावा कॉर्नवालिस के उत्तराधिकारी सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति ने भारत में एक प्रकार की राजनीतिक अशांति पैदा की और अंग्रेजी की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। उनकी गैरहस्तक्षेप नीति ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के विकास में बहुत योगदान दिया। इसके अलावा पूर्वी आक्रमण के लिए नेपोलियन के कदम से अंग्रेजी राजनेताओं में एक डर पैदा हो गया। इसी के अनुसार वेलेस्ली ने अपनी नीति को ढाला। अन्य तथ्य। वेलेस्ली ने हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 के हस्ताक्षर सहायक संधि प्रणाली पर करवा लिए तथा इन जगहों पर सहायक संधि लागू की। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। मद्रास प्रेसिडेंसी उनके कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी। चतुर्थ आगे मैसूर युद्ध 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1800 में उन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट के साथ कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह सिविल सेवकों को उर्दू और हिंदी सिखाने के लिए बना था। दूसरा मराठा युद्ध 1803-05। बेसिन की सहायक संधि 1802। तंजौर, सूरत और कर्नाटक के साथ महत्वपूर्ण संधियां। सूरत की रियासत 1759 की शुरुआत में ब्रिटिश संरक्षण में आ गई थी। इस ऐतिहासिक शहर के नवाब की मृत्यु 1799 में हुई और उसका भाई उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकार के परिवर्तन ने वेलेस्ली को सूरत के प्रशासन को संभालने का अवसर प्रदान किया। नवाब को खिताब बरकरार रखने की अनुमति दी गई और 1 लाख रुपए की पेंशन दी गई। कर्नाटक की जनता लंबे समय से दोहरी सरकार से पीड़ित थी। नवाब उमादतुलुमरा एक अपूर्व शासक था जो अपने अपव्यय और कुशासन के लिए विख्यात था। 1801 के मध्य में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे अली हुसैन नवाब बन गए। वेलेस्ली ने उन्हें एक उदार पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होकर प्रशासन को अंग्रेजों पर छोड़ देने के लिए कहा। चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया था, वेलेस्ली ने 1801 में मृतक नवाब के भतीजे अजीमउद-दौला के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार कर्नाटक का पूरा सैन्य और नागरिक प्रशासन अंग्रेजों के अधीन आ गया। तंजौर 1799 में वेलेस्ली ने सरफोजी के साथ एक संधि की।
इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राज्य का प्रशासन संभाला और सिरफौजी को 4 लाख रुपए की पेंशन के साथ राजा की उपाधि को बनाए रखने की अनुमति दी। मूल्यांकन। एक बेईमान उद्घोषक और आगरा नीति के एक वकील, वेलेस्ली इंग्लैंड के सबसे महान साम्राज्य बिल्डरों में से एक था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में बदल दिया। भारत में ब्रिटिश सर्वोपरि की स्थापना उनका सर्वोच्च कार्य था। उन्होंने भारतीय शक्तियों के कमजोर स्थानों को चिन्हित किया और अपनी राजनीतिक तकनीक अर्थात सहायक संधि लागू की। कर्नाटक और तंजौर के उद्घोषणा से उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। वह उचित रूप से तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माता और आगरा प्रांत का निर्माता कहा जाता है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा कंपनी संरक्षण में लाया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निगम से एक शाही शक्ति में बदल दिया। सर जॉर्ज बार्लो 1805-07, वेल्लोर मुटिनी 1806। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। वर्ष 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। 1813 का चार्टर अधिनियम जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति को अपनाया। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16, जिसमें गोरखा नेता अमर सिंह थापा पराजित हुआ, सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, पेशवाशिप का उन्मूलन और उसके क्षेत्रों को नष्ट करने का कारण बना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण 1818। पेशवाओं के साथ पूना की संधि 1817। पिंडारियों का दमन 1817। गवर्नर 1820। थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रथा शुरू की गई थी। हेस्टिंग्स के सुधार। लॉर्ड हेस्टिंग्स की गवर्नर जनरलशिप ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार बल्कि प्रशासन की प्रगति भी की। उन्होंने सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू की गई भूराजस्व की रैयतवारी प्रणाली को मंजूरी दी। न्यायपालिका में कॉर्नवालिस संहिता में सुधार किया गया था। बंगाल की पुलिस प्रणाली को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। उनके प्रशासन के दौरान भारतीय मुंसिफों का महत्व बढ़ गया था। न्यायिक और राजस्व विभागों के अलगाव का कठोरता से पालन नहीं किया गया। जिला कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। हेस्टिंग्स ने मिशनरियों द्वारा शाब्दिक स्कूलों की नींव को भी प्रोत्साहित किया था। 1817 में अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स इस कॉलेज के संरक्षक थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया और 1799 में शुरू की गई सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। द बंगाली साप्ताहिक समाचार डारपेन की शुरुआत 1818 में एक सेरामपुर मिशनरी मार्शमैन ने की थी। मूल्यांकन। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक सक्षम सैनिक और एक शानदार प्रशासक था। शिक्षा और प्रेस पर उनके उदार विचार सराहनीय हैं। उन्होंने पिंडारियों का दमन किया, मराठों को हराया और गोरखाओं की शक्ति पर अंकुश लगाया। उनके क्षेत्रीय लाभ ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माता माना जाता था। संक्षेप में, उन्होंने वेलेस्ली के काम को पूरा किया और समेकित किया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। प्रथम बर्मी युद्ध 1824 से 26। 1826 में यांडबो की संधि पर हस्ताक्षर किए।
मलाया प्रायद्वीप और भरतपुर का अधिग्रहण 1826। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। पृष्ठभूमि। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया। 1774 में जन्मे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की और बाद में 22 वर्ष की आयु में वह सांसद बन गए। 1803 में उन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने राजस्व प्रशासन पर सर थॉमस मुनरो का समर्थन किया। 1806 की वेल्लोर म्यूटिनी के परिणामस्वरूप बेंटिक को वापस बुलाया गया। हालांकि गवर्नर जनरल के रूप में उच्च पद पर उनकी नियुक्ति फिर से उनकी वास्तविक महानता को दर्शाता है। गवर्नर जनरल के रूप में बेंटिक ने प्रगति और सुधारों के युग की शुरुआत की थी। वह निस्संदेह ब्रिटिश गवर्नर के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने तानाशाही पर कार्रवाई की थी। भारत में अंग्रेजों का प्राथमिक कर्तव्य शायद लोगों का कल्याण था। रियासतों के प्रति नीति। विलियम बेंटिक ने भारतीय राज्यों के साथ गैर हस्तक्षेप और गैर आक्रमण की नीति अपनाई। यदि वह भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो यह केवल किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए था और किसी भी क्षेत्र को हड़प करने के लिए कभी नहीं। मैसूर में कृष्णराज III के तहत हिंदू शासन को वेलेस्ले द्वारा बहाल किया गया था। शुरुआत में युवा राजा ने अपने समर्थ मंत्री पूर्णिया के साथ अच्छा काम किया। बाद में जब युवा राजा ने सरकार का पूर्ण नियंत्रण ग्रहण किया, तो वह अक्षम साबित हुआ। राज्य के किसान कई शिकायतों से पीड़ित थे। कोई निवारण नहीं था। नतीजतन 1830 में किसानों का विद्रोह हुआ और मद्रास की एक सेना की मदद से इसे दबा दिया गया। बहरहाल ब्रिटिश अधिकारियों ने मैसूर राज्य के प्रशासन को संभाला और एक आयुक्त के नियंत्रण में रखा। राजा को पेंशन दी जाती थी। सर मार्क कब्बन 1834 से 1861 तक कमिश्नर थे और उनका प्रशासन मैसूर के लोगों के लिए फायदेमंद था। आज भी बंगलौर शहर के प्रसिद्ध कब्बन पार्क का नाम उनके नाम पर मैसूर की सेवाओं को याद दिलाने के लिए रखा गया है। कछार और जयंतिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में पड़ी कछार की रियासत प्रथम बर्मी युद्ध के अंत में संपन्न हुई यांडबो की संधि के अनुसार अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। इस छोटे राज्य के राजा की 1832 में हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसे सफल करने के लिए कोई वारिस नहीं था। बेंटिक ने लोगों की इच्छा पर इस राज्य को रद्द कर दिया। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों के कब्जे में लाया गया क्षेत्र जयंतिया था। छोटे देश के शासक ने देवी काली को बलि देने के बुरे इरादे के साथ ब्रिटिश भारत के कुछ प्रजाओं का अपहरण करके एक अनियंत्रित तरीके से व्यवहार किया। इसलिए गवर्नर जनरल ने इस तरह के क्रूर घिनौने कृत्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्परता से काम किया और इस देश पर कब्जा कर लिया। कूर्ग। वो राजा कूर्ग का एक क्रूर शासक था जिसने अपने लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और उनके सभी पुरुष रिश्तेदारों को मार डाला। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का फैसला किया और कर्नल लिंडसे को कूर्ग राज्य की राजधानी मकारा पर कब्जा करने के लिए भेजा। राजा को 1834 में हटा दिया गया था और राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समायोजित कर लिया गया था। पंजाब। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में रूसी खतरे की कल्पना करने वाला पहला गवर्नर जनरल था। इसलिए वह पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह और सिंध के राजाओं के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक था। उनकी पूरी इच्छा थी कि अफगानिस्तान को भारत और किसी भी संभावित आक्रमणकारी के बीच एक बफर राज्य बनाया जाए।
प्रारंभिक उपाय के रूप में गवर्नर जनरल की सीट कलकत्ता, लाहौर और पंजाब की राजधानी के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद 25 अक्टूबर 1831 को सतलुज और शोभा के बीच नदी के तट पर रोपड़ में बेंटिक और रणजीत सिंह की बैठक हुई। गवर्नर जनरल रणजीत सिंह की मित्रता को जीतने में सफल रहे और सिंधु में नौपरिवहन पर संधि उनके बीच संपन्न हुई। इस संधि ने नौपरिवहन के लिए सतलज को खोल दिया। इसके अलावा रणजीत सिंह के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत की गई। इसी तरह की संधि सिंध के अमीरों के साथ भी संपन्न हुई थी। वित्तीय सुधार 1828 में जब बेंटिक ने गवर्नर जनरलशिप ग्रहण की तो कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब थी। राजकोष बहुत कमजोर था। राज्य के बजट में 10 लाख रुपए की कमी दिखाई गई। वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाना गवर्नर जनरल की ओर से आवश्यक हो गया। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपायों को अपनाया। उन्होंने सभी अधिकारियों के वेतन और भत्ते को कम कर दिया और अतिरिक्त कर्मचारियों को हटा दिया गया। सैन्य विभाग में उन्होंने दोहरा बट्टा की प्रणाली को समाप्त कर दिया। बट्टा सक्रिय सेवा में सैनिकों को एक भत्ता था। उनके जाने के समय इन वित्तीय सुधारों से उन्होंने 1,50,00,000 के अधिशेष के साथ राजकोष छोड़ दिया। प्रशासनिक सुधार बेंटिक के प्रशासनिक सुधार उनकी राजनीतिक परिपक्वता और ज्ञान की बात करते हैं। न्यायिक विभाग में उन्होंने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। वे बहुत सारे न्यायिक मामले के लंबन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि इसने अपने खर्च में कटौती की। बेंटिक का एक और अच्छा उपाय निचली अदालतों में स्थानीय भाषाओं और उच्च न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी की शुरुआत करना था। राजस्व के मामलों में भी बेंटिक ने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने R.M. बर्ड्स के नियंत्रण में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया। यह समझौता 30 साल की अवधि के लिए था और इसे या तो खेत जोतने वालों के साथ या भूस्वामियों के साथ किया गया था। समाज सुधार सती का उन्मूलन वह इसके खिलाफ एक धर्म योद्धा बन गया और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हुए अपने विनियमन 17 को बढ़ावा दिया। सती प्रथा करने वालों को कानून की अदालतों द्वारा अपराध के सामान के रूप में सजा के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। 1830 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए यह विनियमन लागू किया गया था। ठगों का दमन सबसे सराहनीय उपाय जो बेंटिक ने किया और जिसने लोगों के भौतिक कल्याण में योगदान दिया, वह था ठगों का दमन। वे वंशानुगत लुटेरे थे। वे 50 से 100 छोटे समूहों में वाणिज्यिक गिरोहों या तीर्थयात्रियों के रूप में घूमते रहे और शांतिपूर्ण यात्रियों को लूटते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान जब मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अराजकता का शासन था, उसी समय मध्य और उत्तरी भारत में ठगों की संख्या में वृद्धि हुई। 1830 से ठगों के खिलाफ कर्नल स्लीमैन द्वारा एक अभियान व्यवस्थित रूप से चलाया गया था। 5 वर्षों के दौरान उनमें से लगभग 2000 को पकड़ लिया गया। उनमें से ज्यादातर को मार दिया गया और बाकी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ले जाया गया। ठगों के दमन में उनकी भूमिका के लिए सर विलियम स्लीमैन को ठगी स्लीमैन के रूप में जाना जाता था। महिला भ्रूण हत्या महिला शिशु हत्या सभ्य लोगों द्वारा किए गए भयानक और हृदयहीन कामों में से एक थी। महिला शिशुओं को मारने की यह प्रथा राजपुताना, पंजाब, मालवा और कच्छ जैसी जगहों पर बहुत प्रचलित थी। बंगाल के सौगर द्वीप में बाल बलिदान की रस्म को रोकने के लिए बेंटिक ने प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने न केवल कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई बल्कि उन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया।
अंग्रेजी शिक्षा का परिचय। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें देने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लोगों को अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यह सिफारिश पूरी तरह से विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकार की गई थी। 1835 में सरकार के प्रस्ताव ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक और साहित्यिक भाषा बना दिया। उसी वर्ष विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। अन्य सूचना। बेंटिक को भारत के सभी गवर्नर जनरलों में सबसे उदार और प्रबुद्ध माना जाता है। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसे भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1833 के चार्टर अधिनियम को पारित किया। चीन के साथ चाय व्यापार और व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य की शुरुआत थी। 1834 में आगरा का प्रांत बनाया गया। कुर्ग 1834 और केंद्रीय कछार 1834 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अपील और सर्किट के प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त कर इसके बदले आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1835 के संकल्प और शैक्षिक सुधार ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों को परिभाषित किया और लॉर्ड मैकाले को सार्वजनिक निर्देश समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया। मूल्यांकन। बेंटिक एक सीधा, ईमानदार, परोपकारी, समझदार आदमी था। उनके सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और बाल बलिदान की रोकथाम ने हिंदू समाज से सदियों पुरानी बुराइयों को मिटा दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां दूसरों ने सिर्फ बात की, बेंटिक ने वह कार्य किया। सती प्रथा के निषेध संबंधी नियमों को लागू करने के लिए वह अपनी स्थिति को जोखिम में डालने के लिए तैयार था। ऐसी साहस और सरलता उन दिनों के प्रशासकों में शायद ही मिलती थी। उनके शैक्षिक सुधारों ने एक नए युग की शुरुआत की। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 36 प्रसिद्ध प्रेस कानून पारित करके प्रेस को स्वतंत्रता दी। भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 पहला अफगान युद्ध 1836 से 42 अफगानिस्तान को रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बनाने के लिए युद्ध एक आपदा साबित हुआ और ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1842 का अंत हुआ। सिंध पर चार्ल्स नेपियर 1843 द्वारा कब्जा किया गया था। उन्हें सिंध के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। गुलामी खत्म कर दी गई। ग्वालियर के साथ युद्ध ग्वालियर के सिंधिया को अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर 1843 लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की संधि 1846 उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर रोक लगाने जैसे सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जो गोंडों मध्य भारत की एक जनजाति के बीच प्रचलित थी। रोजगार में शिक्षित अंग्रेजी को प्राथमिकता दी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 पृष्ठभूमि लॉर्ड डलहौजी 1848 में 36 वर्ष की आयु में भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल था।
उन्होंने क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। वह संसद सदस्य बने और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के विश्वास पात्र बने। उन्होंने 6 बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड में रेलवे निर्माण की प्रगति के लिए बहुत कुछ किया। 1847 में उन्हें भारत की गवर्नर जनरल पद की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और जनवरी 1848 में कलकत्ता पहुंचे। विस्तारवादी नीति। डलहौजी के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राज्यहित के महान नाटक से संबंधित है। कंपनी के क्षेत्रों के विस्तार के लिए उनका उद्देश्य प्रशासनिक, शाही, वाणिज्यिक और वित्तीय था। यद्यपि उन्होंने राज्यहरण के विभिन्न कारणों का उपयोग किया था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अवशिष्ट राज्यों में कुशासन को समाप्त करना था, जैसा कि अवध के राज्यहरण के मामले में था। उन्होंने लक्षित राज्यों के लोगों को लाभकारी प्रशासन प्रदान करने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही उनके दिमाग में अंग्रेजों से साम्राज्यवाद, वाणिज्यिक और वित्तीय लाभ जैसे फायदे भी थे। हालांकि डलहौजी भारत में राज्य हड़प की एक नीति का पालन करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वह भारत में ब्रिटिश शासन को अपनी राज्य हड़प नीति से समेकित करने में सक्षम था। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से हड़प नीति का उपयोग किया। उनकी महान राज्यहरण में पंजाब, लोअर बर्मा, अधिकांश मध्य प्रांत और अवध शामिल हैं। घरेलू सुधार। डलहौजी के क्षेत्रीय अधिग्रहण ने भारत के नक्शे को बदल दिया। वह न केवल एक विजेता था, बल्कि एक महान प्रशासक भी था। बंगाल में उपराज्यपाल की नियुक्ति ने डलहौजी को प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नए प्रांतों को एक आधुनिक केंद्रीकृत राज्य में बदलना था। नए अधिग्रहित प्रदेशों के लिए उन्होंने गैरविनियमन प्रणाली नामक केंद्रीकृत नियंत्रण की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत एक नए अधिग्रहित क्षेत्र के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाता था। सैन्य सुधारों के तहत डलहौजी ने बंगाल आर्टिलरी का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। शिमला को सेना का स्थायी मुख्यालय बनाया गया था। रेलवे का विकास। भारत में रेलवे के परिचय ने एक नए आर्थिक युग का शुरुआत किया। अंग्रेजों द्वारा इसके त्वरित विकास में रुचि लेने के 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण वाणिज्यिक था। दूसरा मुख्य कारण प्रशासनिक था। तीसरा कारण था रक्षा। विद्रोह और अशांति के समय रेलवे के माध्यम से सेना की आवाजाही बहुत आसान थी। रेलवे के विकास में लॉर्ड डलहौजी का योगदान सराहनीय है। 1853 में उन्होंने भारत में रेलवे की भविष्य की नीति तैयार करने के लिए अपने रेलवे मिनट का भुगतान किया। उन्होंने गारंटी प्रणाली शुरू की, जिसके द्वारा रेलवे कंपनियों को उनके निवेश पर न्यूनतम 5% ब्याज की गारंटी दी गई थी। सरकार ने अनुबंध की अवधि के अंत में रेलवे को खरीदने का अधिकार बरकरार रखा। बॉम्बे को ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई थी। कलकत्ता से रानीगंज के कोयला क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेलवे लाइनें 1854 में और मद्रास से अराक्कोनम तक 1856 में शुरू की गईं। दुनिया में पहला रेलवे 1825 में इंग्लैंड में शुरू किया गया था। टेलीग्राफ। इसी तरह टेलीग्राफ के उपयोग ने संचार प्रणाली में अद्भुत बदलाव लाए। भारत में इस संबंध में लॉर्ड डलहौजी का योगदान सराहनीय है। 1852 में शॉकनेस्सी को टेलीग्राफ विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया। देश के मुख्य शहर अर्थात कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे और मद्रास टेलीग्राफिक रूप से जुड़े हुए थे। डलहौजी के प्रस्थान से पहले लगभग 4000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गई थीं। 1857 के विद्रोह के दौरान टेलीग्राफिक संचार की प्रणाली सिद्ध होती है।
डाक सुधार। आधुनिक डाक प्रणाली की नींव लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। 1854 में एक नया डाकघर अधिनियम पारित किया गया। नतीजतन पत्र को भेजे जाने की दूरी चाहे जो भी हो, पूरे भारत में प्रति पोस्ट कार्ड की आधी दर का एक समान दर वसूला जाता था। पोस्ट स्टाम्प पहली बार पेश किए गए थे। शिक्षा का विकास। मुंबई यूनिवर्सिटी। डलहौजी ने शिक्षा के विकास में भी योगदान दिया था। सर चार्ल्स वुड 1854 के शैक्षिक विवरण को भारत का बौद्धिक चार्टर माना जाता था। इसने प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेजिएट स्तरों पर शिक्षा की व्यापक योजना के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। डलहौजी ने चार्ल्स वुड के विचारों को पूरी तरह से स्वीकार किया और नई योजना को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। लोक निर्देशों के विभागों का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। लोक निर्माण विभाग। डलहौजी की अवधि से पहले लोक निर्माण विभाग का काम सैन्य बोर्ड द्वारा किया जाता था। डलहौजी ने एक अलग लोक निर्माण विभाग बनाया और नहरों और सड़कों को काटने के लिए अधिक धन आवंटित किया। ऊपरी गंगा नहर 1854 में पूरी हुई। कई पुलों का निर्माण किया गया था। लोक निर्माण विभाग का आधुनिकीकरण करके उन्होंने भारत में इंजीनियरिंग सेवा की नींव रखी। अन्य तथ्य। उपाधि और पेंशन का अंत। हड़प नीति की शुरुआत की गई और सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 को कुशासन के तौर पर कब्जे में लिया। 1854 की वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, जिसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और जनता को शिक्षित करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। रेलवे की शुरुआत। पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे, टेलीग्राफ आगरा से कलकत्ता तक पहली लाइन, और 1853 में पोस्टल सिस्टम। पोस्ट और टेलीग्राफ अधिनियम 1854 पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत की। ईश्वर चंद विद्यासागर ने इस अधिनियम का व्यापक समर्थन किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। हर प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854। मूल्यांकन। डलहौजी ने 1856 में भारत छोड़ दिया। अगले वर्ष में गदर ने उनकी नीति की तीव्र आलोचना की। भारत में अपने वर्षों के कार्यभार से थककर वह बीमार पड़ गए और 1860 में उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डलहौजी एक सक्षम प्रशासक और दूरदर्शी थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत की सीमा को बढ़ाया और इसे मजबूत किया। उन्होंने कई स्तरों पर प्रगति के युग का उद्घाटन किया। वह रेलवे और टेलीग्राफ के पिता थे। उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है।